हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्ता शर्मा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, जिनको हम पैराजम्बल्स भी बोलते हैं। इनकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज। लास्ट वीडियो में हमने ट्रिक्स देखे थे कि किन ट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए हम इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाते हैं, और आज उन्हीं ट्रिक्स की हेल्प से हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, in this question, the first and the last sentences of the passage are numbered 1 and 6. जो आपको पैसेज दिया गया है उसमें फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस उनको नंबरिंग की गई है 1 और 6. द रेस्ट ऑफ द पैसेज इज स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स. जो और पैसेज बचता है उसको 4 हिस्सों में बांटा गया है एंड नेम्ड PQRS. उनका नाम रखा गया है PQRS. These 4 parts are not given in their proper order. उनको अपने प्रॉपर ऑर्डर में नहीं दिया गया है. वो हमें मालूम ही है कि पैराजम्बल्स वही होता है. रीड द सेंटेंस एंड फाइंड आउट विच ऑफ द 4 कम्बिनेशंस इज़ करेक्ट. तो आपको ऑप्शंस दी गई हैं कम्बिनेशन वाइज. तो आपने देखना है कि कौन सा कम्बिनेशन करेक्ट है. इंडिकेट द करेक्ट ऑप्शन इन द आंसर शीट. और जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आंसर शीट में देना है. तो हमारा सबसे पहले पॉइंट यही होगा कि हम एक बार पूरे पैराग्राफ को, हर सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे, और फिर क्योंकि फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस हमें मालूम है तो आगे हम पेयर ढूंढने की कोशिश करेंगे. वन ऑफ द मोस्ट टेरिबल बैटल्स ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर was fought in July 1863 at Gettysburg. गेटिसबर्ग नाम की जगह पर अमेरिकन सिविल वॉर की सबसे टेरिबल लड़ाई लड़ी गई जुलाई 1863 को. ये तो है फर्स्ट सेंटेंस, इसमें कोई डाउट नहीं है, उन्होंने खुद बताया है. द चीफ स्पीच ऑन दैट ओकेजन was given by Edward Everett, a celebrated ऑरेटर. ऑरेटर होता है स्पीकर. अब यहाँ पर किस चीज़ को ध्यान में रखना है? ऑन दैट ओकेजन, उस अवसर पर. तो इसके पहले उस अवसर की बात होनी चाहिए. लिंकन वॉज आस्क्ड टू मेक अ फ्यू रिमार्क्स. लिंकन को कुछ रिमार्क्स देने के लिए कहा गया. इन नवंबर ऑफ दैट ईयर. दैट ईयर क्या है? जुलाई 1863. तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 के साथ हमारा कम्बिनेशन बन रहा है आर का. इन नवंबर ऑफ दैट ईयर अ पोर्शन ऑफ द बैटल फील्ड वॉज डेडिकेटेड एज अ फाइनल रेस्टिंग प्लेस फॉर मैन ऑफ बोथ आर्मीज हु डाइड देयर. उस साल के जुलाई 18, दैट इज़ 1863 के नवंबर में क्या डिसीज़न लिया गया कि उस बैटल फील्ड का एक पोर्शन उसे डेडिकेट किया गया दोनों तरफ की आर्मीज़ के जो लोग मारे गए उनकी रेस्टिंग प्लेस, उनकी कब्र बनाने के लिए. तो ये है वो अवसर. एवरेट स्पीच लास्टेड 2 hours, लिंकन्स फॉर 2 minutes. इट वॉज ओवर ऑलमोस्ट बिफोर द क्राउड रियलाइज दैट इट हैड बिगन. एवरेट ऑडिटर का नाम पहले भी आया है. उसकी स्पीच 2 घंटे चली. लिंकन की 2 मिनट चली. वो पहले समाप्त हो गई, इससे पहले कि क्राउड को मालूम होता कि वो शुरू हुई थी. शुरू होने से पहले जैसे समाप्त हो गई. अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एवरेट का नाम है, लिंकन का नाम है. इसके पहले यहाँ पर एवरेट आया, यहाँ पर लिंकन आया. तो डैट मीन PQ और जो आपका S है ये किसी तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, PQ एंड S. तो हम इनका पेयर पहले बनाने की कोशिश करते हैं, PQ एंड S. फिर देखते हैं कि इनमें से कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, लेकिन एक पेयर इनका हमारा बन रहा है. बट द गेटिसबर्ग स्पीच इज़ नाउ वन ऑफ द वर्ल्ड्स इमॉर्टल पीसेज ऑफ लिटरेचर. लेकिन गेटिसबर्ग की स्पीच आजकल लिटरेचर का बहुत ही अविस्मरणीय पीस ऑफ लिटरेचर है, कि बहुत ही उसे याद किया जाता है. अब फिर से गेटिसबर्ग आया.
तो गेटिसबर्ग को इसके साथ भी हम जोड़ लें तो इसके साथ हम 6 को भी लगा लेते हैं। ओके, अब देखते हैं कि हमारा किस किस तरह से आएगा, पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। PQS देखते हैं। P है द चीफ स्पीच ऑन दैट ओकेजन वॉज गिवन बाय एडवर्ड एवरेट अ सेलिब्रेटेड ऑरेटर। चीफ स्पीच एडवर्ड एवरेट द्वारा दी गई। लिंकन वॉज आस्क्ड टू मेक अ फ्यू रिमार्क्स। लिंकन को भी कुछ रिमार्क्स देने के लिए बोला गया। तो पहले चीफ स्पीच, फिर लिंकन और फिर दोनों का कंपैरिजन। तो PQS यही हमारा ऑर्डर होना चाहिए। और S के बाद क्योंकि 6 जुड़ा हुआ है, लास्ट है, तो ये लास्ट में आ गया। अब पहले हम बोल चुके हैं कि यहाँ पर जो इन नवंबर ऑफ दैट ईयर था, तो ये दैट ईयर किसके लिए था? इसके लिए, लड़ाई जब हुई 1863 के लिए। तो 1 के साथ हमारा ऐड हो रहा है R। तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 6 आएगा, तो यहाँ 1 के बाद आ रहा है R। तो 1 6 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमारा कम्बिनेशन क्या बन रहा है? RPQS। RPQS। तो यहाँ पर देखिए B जो है ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, RPQS। फिर भी हम एक बार इसको दूसरी तरह से करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर हम S से स्टार्ट करते हैं, तो S क्या है? एवरेट स्पीच लास्टेड 2 hours, लिंकन्स फॉर 2 minutes, इट वॉज ओवर ऑलमोस्ट बिफोर द क्राउड रियलाइज्ड। तो क्या हम 1 के बाद सीधे इसके ऊपर आ सकते हैं? 1 क्या है? One of the most terrible battles of the American Civil War was fought in July 1863 at Gettysburg. Gettysburg नाम की जगह पर अमेरिकन सिविल वॉर की भयानक लड़ाइयों में से एक जुलाई 1863 में लड़ी गई। उसके बाद हम कह रहे हैं कि हम सीधे आ जाएंगे एवरेट की स्पीच पर या लिंकन की स्पीच पर, तो इनका आपस में मेल नहीं बनता कि अचानक एवरेट और लिंकन कहाँ से आ गए। दैट मीन्स कि आप S से स्टार्ट नहीं कर सकते। अब हम दूसरा देखते हैं, क्या P से स्टार्ट हो सकता है? P क्या है? द चीफ स्पीच ऑन दैट ओकेजन। अब दैट ओकेजन क्या है? लड़ाई के ऊपर तो स्पीच नहीं होती है, तो दैट ओकेजन लड़ाई नहीं होगी, दैट ईयर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप C से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। अब हम आते हैं Q की तरफ। क्या Q से स्टार्ट हो सकता है? Q क्या है? लिंकन वॉज आस्क्ड टू मेक अ फ्यू रिमार्क्स। तो यहाँ पर भी अचानक लिंकन कहाँ से आ गए? तो ये सारी ऑप्शन हमारी रूल आउट हो जाती हैं और सही ऑप्शन हमारी वही बनती है, RPQS। अब इसको एक बार फिर से टटोलने के लिए हम इस तरह से इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 1, फिर RPQS और लास्ट में 6। तो ये हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या सेंटेंस बनेगा? वन ऑफ द मोस्ट टेरिबल बैटल्स ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर वॉज फॉट इन जुलाई 1863 एट गेटिसबर्ग. In November of that year, a portion of the battlefield was dedicated as a final resting place for men of both armies who died there. उसके बाद हमारा आएगा the chief speech on that occasion was given by Edward Everett, a celebrated orator. फिर आएगा Lincoln was asked to make a few remarks. फिर हम दोनों का comparison करेंगे. Everett's speech lasted 2 hours, Lincoln's for 2 minutes. और लास्ट में आएगा इन दोनों के कंपैरिजन में, बट द गेटिसबर्ग स्पीच इज़ नाउ वन ऑफ द वर्ल्ड्स इमॉर्टल पीसेस ऑफ लिटरेचर. तो ये हमारा एक पूरा सीक्वेंस बन रहा है, तो ये भी बताएगा कि दिस इज़ द राइट आंसर. अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन वो भी ऐसा ही है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दी गई हैं. हमें ये नहीं बताया गया है कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, लास्ट सेंटेंस कौन सा है. इसमें हमें E 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं
और फिर हमें खुद ही देखना है कि इसका फर्स्ट कौन सा है, लास्ट कौन सा है, बीच में कौन सा आएगा फर्स्ट। और इसके क्वेश्चन भी आप देखें क्या पूछ रहे हैं, इसमें डायरेक्ट पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द थर्ड सेंटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द लास्ट सेंटेंस, इस तरह से सेकेंड सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस। तो करना आपने इसमें भी वही है, एक सीक्वेंस ढूंढना है। और इसमें जो एडिशन पॉइंट है कि आपको फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस भी खुद ही ढूंढना है। तो सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस ढूंढते हैं। उसके लिए भी क्या ज़रूरी होगा, इन सभी सेंटेंसेस को पहले पढ़ना। मॉडर्न साइंस हैज़ प्रोड्यूस सम गुड ड्रग्स फॉर दीज एलिमेंट्स, एलिमेंट्स बीमारियाँ, इन बीमारियों के लिए मॉडर्न साइंस ने कुछ अच्छी दवाइयाँ बनाई हैं। तो ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता क्योंकि दीज एलिमेंट्स, दीज कौन सी हैं, ये हमने किया था पिछली वीडियो में कि दीज जहाँ पर आता है वो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। हार्ट एलिमेंट्स आर वेरी कॉमन दीज डेज, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी डिपेंडेंट वर्ड नहीं है। हार्ट की बीमारियाँ आजकल बहुत कॉमन हैं, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। अभी हम इसको मान के चलते हैं कि ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। उसके बाद क्या है, सो आई ऑलवेज प्रिफर टेकिंग मिल्क दीज डेज एज इट कंटेन्स नो फैट, इट किसके लिए, मिल्क के लिए, इसलिए मैं आजकल मिल्क लेना पसंद करता हूँ क्योंकि इसमें फ़ैट नहीं होता। सो मीन्स रिज़ल्ट, कंक्लूजन, तो इसके पहले कोई फैक्ट होना चाहिए जिससे आपने कंक्लूड किया, तो ये आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं होना चाहिए। बट से जो सेंटेंस स्टार्टर है वो भी आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं होना चाहिए। बट दिस कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग फैटलेस फूड, एक तो बट से नहीं शुरू होना चाहिए, और दिस किसके लिए है, दिस से भी पहला सेंटेंस नहीं स्टार्ट होता, तो इसका मतलब ये भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं है। दैट इज़ वाई पीपल कॉल दिस एरा एज द एज ऑफ हार्ट ट्रबल्स, यही कारण है कि लोग इस एरा को हार्ट ट्रबल का पीरियड या टाइम कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, दैट इज़ करेक्ट। अब हम देखते हैं पेयरिंग, पेयर कैसे बनाएं। अब हार्ट एलिमेंट्स जो हैं और हार्ट ट्रबल, ये एक ही बात है। हार्ट ट्रबल भी हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट एलिमेंट हार्ट की बीमारी, तो इसका मतलब किसी तरह से बी और ई जो है इनका कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, बी और ई का। अब इसमें देखना है कि पहले कौन सा बाद में कौन सा, दैट इज़ वाई, इस कारण से, दैट मीन पहला स्टेटमेंट ये है, और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट हमारा ये आएगा, यही कारण है कि लोग इस एरा को हार्ट ट्रबल का एरा कहते हैं। अब बीमारी तो है, अब उसका सलूशन क्या है। मॉडर्न साइंस हैज़ प्रोड्यूस सम गुड ड्रग्स फॉर दीज एलिमेंट्स, दीज एलिमेंट कौन सी हैं, हार्ट ट्रबल या हार्ट एलिमेंट्स, तो इसका मतलब दीज एलिमेंट्स के साथ इसको भी जोड़ा जा सकता है। तो इसके बाद पहले हमने 1 और 2 ले लिया, अब ये आ गया आपका थर्ड पॉइंट कि हम मॉडर्न साइंस ने कुछ ड्रग्स बनाई हैं। उसके बाद आपके बच गए बट और सो। अब इसके कंट्रास्ट में आएगा बट, ये है कनेक्टिव कंजंक्शन, सो भी कंजंक्शन है, बट भी कंजंक्शन है। बट होती है कंट्रास्ट की, सो होती है कंक्लूजन की, तो इसलिए इसके कंट्रास्ट में क्या आएगा, बट, तो ये हमारा आ जाएगा फोर्थ। बट दिस कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग फैटलेस फूड। अभी तक हमने जो किया है उसको अगर आप पढ़ें, हार्ट एलिमेंट्स आर वेरी कॉमन दीज डेज, दैट इज़ वाई पीपल कॉल दिस एरा एज द एरा ऑफ हार्ट ट्रबल्स। ये 1 और 2 हो गया। उसके बाद हमने उसके सोल्यूशन की बात की। मॉडर्न साइंस ने बहुत अच्छी दवाइयाँ बनाई हैं इन बीमारियों के लिए। तो एक तो सोल्यूशन है कि आप हार्ट ट्रबल है तो दवाई खाएं, लेकिन
बट ये बताएगा, इसके नेक्स्ट पॉइंट आएगा ये वाला, दिस क्या है, जो आपकी हार्ट ट्रबल है, दिस कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड, इसे रोका जा सकता है इस तरीके से भी। ऑल्सो मीन किसके पहले कोई और मेथड भी बताया गया है और अब ये मेथड भी है, तो इससे भी आपको पता चलेगा कि थर्ड पॉइंट पहले आएगा, ये पॉइंट बाद में आएगा। दिस कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग फैटलेस फूड, कि अगर हम अपने भोजन में फ़ैट कम लें उससे भी हार्ट ट्रबल को रोका जा सकता है। और फिर क्योंकि फैटलेस फूड लेने से भी आप हार्ट ट्रबल को रोक सकते हैं, तो फिर आपका कंक्लूजन आ रहा है नंबर 5 पर। सो आई ऑलवेज प्रेफर टेकिंग मिल्क दीज डेज एज इट कंटेन्स नो फैट, इसलिए मैं आजकल दूध लेना पसंद करता हूँ क्योंकि दूध में फ़ैट नहीं होता। तो आपका कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, 1 2 की बजाय अब हम करेंगे 1 पे क्या है, बी, उसके बाद 2 क्या है, ई, उसके बाद 3 क्या है, ए, 4 क्या है, डी, और 5 क्या है, सी। सो ये आपका 1 2 3 4 5 हो गया। ऐसे लिख लें या जैसे मैंने बोला वैसे लिख लें। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि आंसर हमने ढूंढ लिया है। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द थर्ड सेंटेंस। अब इसमें थर्ड क्या है, ए, तो आप ए के ऊपर लगाएंगे टिक, दैट मीन्स आपका सी जो है राइट आंसर है, क्योंकि सी का आंसर है ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस। तो फर्स्ट सेंटेंस वहाँ से देखिए बी, तो बी आपका कौन सा है, बी है ये वाला, तो आंसर शीट में आपका आएगा ए, वहाँ पर ए बी सी डी दिया होगा, तो स्मॉल ए वाला जो है वो आपका आंसर होना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द लास्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर लास्ट क्या है, 5 क्या है, सी, तो सी कहाँ पर है, सो दिस इज़ द राइट आंसर। तो एग्ज़ाम में जो आपके आंसर शीट होगी वहाँ पर आप स्मॉल ई लिखेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सेकेंड सेंटेंस। तो सेकेंड सेंटेंस कौन सा है, सेकेंड है जिसका आंसर ई है, तो इसमें ई किसका आंसर है, इसका, तो दिस इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फोर्थ सेंटेंस। तो फोर्थ सेंटेंस कौन सा है, डी, तो इसमें डी कहाँ पे है, यहाँ पर। तो इसलिए अब जब आप एग्ज़ाम में टिक करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन के आगे सी को टिक करेंगे, सेकंड में ए को टिक करेंगे, थर्ड में ई को टिक करेंगे, फोर्थ में डी को, और फिफ्थ में बी को। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ा दिया है। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इस क्वेश्चन के अलग अलग लेवल्स होते हैं। एसएससी के प्रिलिमिनरी में बहुत सिंपल आता है, विद ऑप्शन आता है। उसके जो मेन सेकंड ईयर एग्ज़ाम है उसमें विद ऑप्शन आता है लेकिन थोड़ा टफ आता है, और जो आपके बैंक एग्ज़ाम होते हैं उसमें ऑप्शन नहीं दिया होता, तो उसमें भी क्लरिकल में विदाउट ऑप्शन लेकिन थोड़ा सा इजी आएगा। अगर पीओ का एग्ज़ाम होगा तो विदाउट ऑप्शन थोड़ा टफ आएगा। तो अब हम करेंगे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। पहले हम क्योंकि 3 कर चुके हैं, एक पिछली वीडियो में, 2 आज की वीडियो में, तो ये आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा। चलिए पढ़ते हैं। पहले तो सबसे पहले हमें सारे सेंटेंसेस पढ़ने हैं। मेरी क्यूरीज डिस्कवरी ऑफ रेडियम लेड टू मच इम्प्रूव ट्रीटमेंट फॉर कैंसर। मेरी क्यूरी ने जब रेडियम की खोज की तो उससे कैंसर की ट्रीटमेंट की इजाद हुआ। इट हैज़ हेल्प्ड मैन
टू लिव अ मोर कंफर्टेबल लाइफ। इसने आदमी को ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ जीने में सहायता की है। लेकिन यहाँ पर इट है, इट क्या है, इट किसके लिए है? सो दिस कैन नॉट बी द फर्स्ट आंसर या फर्स्ट सेंटेंस। मेरी क्यूरी वाला फर्स्ट हो सकता है, तो अभी हम ऑप्शन में एक रख के चलते हैं कि दिस कैन बी द फर्स्ट सेंटेंस। अभी हम श्योर नहीं हैं। हाउएवर, जो हाउएवर से स्टार्ट हो रहा है वो भी आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। हाउएवर डिपेंडेंट वर्ड है, और वैसे भी ये कंट्रास्ट का आपका कनेक्टिव वर्ड है, तो ये भी आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। However, it is how we use a thing that makes it good or bad. It is how कि हम किसी चीज़ को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उससे पता चलता है कि वो अच्छी है या बुरी है। A thing, उसके बाद है the benefits conferred on the world in general by science have been manifold and varied. संसार में साइंस ने जो हमें बेनिफिट्स दिए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत वैरायटी के हैं। अब इसमें भी कोई डिपेंडेंट वर्ड नहीं है, तो आपका ये भी फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। तो इन दोनों में से हमने देखना है कि फाइनली हम फर्स्ट सेंटेंस किसे बनाएंगे। बट, जो बट से स्टार्ट हुआ फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। बट द इवेंचुअल डिस्कवरी ऑफ द full properties of radium and uranium has brought great destruction in its train. लेकिन बाद में जब रेडियम और यूरेनियम की पूरी प्रॉपर्टीज़ का पता चला तो उसमें बहुत सी तबाही भी लाई अपने साथ। अब यहाँ पर रेडियम और यूरेनियम आ रहा है, यहाँ पर रेडियम था, तो किसी तरह से ये दो सेंटेंसेस आपस में जुड़े हुए हैं। तो ए और ई ये आपका एक कॉम्बिनेशन या पेयर बन सकता है। नो एजुकेटेड मैन वुड डिनाई दिस, कोई भी एजुकेटेड आदमी इस बात से इनकार नहीं करेगा। लेकिन दिस क्या है? तो दिस वाला भी सेंटेंस आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। बट वाला फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। इट वाला फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। हाउएवर वाला फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। तो सबसे पहले जब हमने फर्स्ट सेंटेंस ढूंढना है तो हमें ये देखना है कि ए या डी। तो हमने एक पॉइंट आपको मैंने बताया था कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो पहले जनरल आता है, फिर पर्टिकुलर आता है, या एग्जाम्पल आती है। तो इससे हमारा डी जो है दैट शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस, नॉट ए। उसका रीज़न मैंने बता दिया कि डी आप जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं मेरी क्यूरी की या उसकी डिस्कवरी ऑफ रेडियम की। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा आएगा डी, द बेनिफिट्स कॉन्फर्ड ऑन द वर्ल्ड इन जनरल बाय साइंस। साइंस के बेनिफिट्स बहुत हैं, या साइंस ने बहुत लाभ दिए हैं, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट सेंटेंस। अब सेकंड क्या होगा? इट, इट किसके लिए? साइंस के लिए। तो ये आपका हो गया सेकंड सेंटेंस। इट हैज़ हेल्प्ड मैन, पहले भी आप उसके बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, तो ये बेनिफिट्स, इट हैज़ हेल्प्ड मैन टू लिव अ मोर कंफर्टेबल लाइफ, इससे आदमी को कंफर्टेबल लाइफ जीने में हेल्प मिली है। और साइंस के बारे में क्या है? नो एजुकेटेड मैन वुड डिनाई दिस। दिस मीन जो हमने अभी बात की सेकंड में कि साइंस ने आदमी को कंफर्टेबल लाइफ जीने में हेल्प की है, उसके लिए वर्ड यूज़ हो रहा है दिस। तो ये हमारा हो गया थर्ड, नो एजुकेटेड मैन वुड डिनाई दिस। बट अब उसका कंट्रास्ट कि लाभ तो उसमें बहुत हैं, कोई भी इसके बारे में इनकार नहीं करेगा। बट क्या है? लेकिन मैनी वुड पॉइंट आउट दैट इट हैज़ ब्रॉट ईविल्स एज वेल एज ब्लेसिंग। तो बहुत से आपको ये बताएंगे कि साइंस के लाभ के साथ साथ हानियाँ भी हैं। तो साइंस की बात हुई, उसके लाभ की बात हुई, और उसके बाद हम आए इस बात पर कि लाभ के साथ साथ हानियाँ भी हैं। तो ये जनरल हमारे 3 पॉइंट हो गए। अब इन्हीं पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है मेरी क्यूरी का। तो ये हमारा आ गया नंबर 4। मेरी क्यूरीज
डिस्कवरी ऑफ रेडियम लेड टू मच इम्प्रूव ट्रीटमेंट फॉर कैंसर। तो ये हो गया बेनिफिट ऑफ साइंस। एग्जाम्पल कि मेरी क्यूरी ने जब रेडियम की डिस्कवरी की तो इससे कैंसर की ट्रीटमेंट हमारे सामने आई। उसके बाद उसका नुकसान भी क्या हुआ वो हम देखेंगे नंबर 5 में ई पर। बट द इवेंचुअल डिस्कवरी ऑफ द फुल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडियम एंड यूरेनियम। तो ये मैंने पहले ही आपको बताया था कि ए और ई हमने कंबाइन करने हैं। तो नंबर 4 पे ए था, उसके बाद नंबर 5 पे आ गया ई। बट द इवेंचुअल डिस्कवरी, उससे जब रेडियम और यूरेनियम की फुल प्रॉपर्टीज़ के बारे में मालूम पड़ा तो हमें ये पता चला हैज़ ब्रॉट ग्रेट डिस्ट्रक्शन इन इट्स ट्रेन, इसके साथ साथ बहुत सी तबाही भी लाए। तो फिर लास्ट पॉइंट हम कंक्लूड करेंगे। कौन सा हमारा पॉइंट बच गया? सी। तो ये हमारा हो गया 6। वैसे भी कंक्लूजन है इट इज़ हाउ वी यूज़ अ थिंग। किसी भी चीज़ को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे रेडियम है, उसके हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं या उसकी तबाही के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट मेक्स इट गुड और बैड। तो कोई भी वस्तु अच्छी या बुरी उस तरह से होती है जिस तरह से उसका इस्तेमाल होता है। तो हमारा आंसर क्या बना? सबसे पहले 1 पे डी, 2 पे बी, 3 पे एफ, 4 पे ए, 5th पे ई और 6th पे सी। इतना क्लियर हो गया? जब इतना मालूम हो गया तो ये क्वेश्चन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लास्ट सेंटेंस। तो हम सीधे वहाँ पे लास्ट 6 देख लें। 6 क्या है? सी। तो सी क्या है? दिस वन। तो ये आपका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड सेंटेंस, वहाँ पे देखें थर्ड क्या है? एफ। तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फर्स्ट सेंटेंस, वहाँ पे फर्स्ट देख लें। फर्स्ट है डी, तो यहाँ पर आप देखें डी कहाँ पर है, तो दिस इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है 5th सेंटेंस, तो आप वहाँ पर नंबर 5 देखें, 5 है ई। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। और लास्ट है सेकंड सेंटेंस, सेकंड आप देखें वहाँ पर कौन सा है? बी। तो आपका बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो जब आप अपने आंसर शीट में टिक करना होगा तो फर्स्ट के आगे सी लिखेंगे, सेकंड का टिक ई पे लगेगा, थर्ड का टिक डी पे लगेगा, फोर्थ का टिक ई पे लगेगा और 5th का टिक बी पे लगेगा। तो ये था एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपको मैंने समझाने की कोशिश की कि किस तरह से ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस को अच्छी तरह से समझते हुए आप किसी पैरा जंबल को या रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं किसी भी अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। आई होप आपको कुछ हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये पसंद आए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।